पीरे कामिल हुमैरा अहमद का खूबसूरत नावल ऑडियो में। इस वक्त इस स्टेज पर सलार के मुख्तलिफ जवाबात के सामने चर्ब ज़ुबानी नज़र आ रही थी और इसका एहसास ख़ुद फैज़ान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सलार एक लफ्ज़ या एक जुमले में देता, इसके लिए फैज़ान को आदतन तमहीद माननी पड़ती और सलार का अपनी तकरीर में इसके बारे में क्या हुआ ये तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर सकता है। सलार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं? जवाब आया। क्या ये जुमला ख़ुद सताइशी नहीं है? एतराज़ किया गया था। नहीं, ये जुमला ख़ुद शनाजी है। एतराज़ को रद्द कर दिया गया। ख़ुद सताइशी और ख़ुद शनासी में क्या फ़र्क है? एक बार फिर चुभते हुए लहजे में पूछा गया, वही जो फैज़ान अकबर और सलार सिकंदर में है। संजीदगी से कहा गया था, अगर आपको हेड बॉय ना बनाया जाए तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर एक बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फ़र्क कौम को पड़ता है, इस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर से एतराज़ किया गया। क्या इस हाल में कोई ऐसा है जो ख़ुद को बुरे आदमी के साथ इवेल्यूएट करे? हो सकता है हो। फिर मैं इससे मिलना चाहूँगा। हॉल में हंसी की आवाज़ें हो गई। हेड बॉय बनने के बाद सलार सिकंदर में जो तब्दीलियाँ लाई गई इसके बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और ये काम मैं हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए और फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाज़रीन में से एक और सवाल किया। वो आखिरी सवाल था और वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मीरपुर का ग्रुप आपको वोट देगा। सलार इसकी बात पर मुस्कुरा दिया और जवाब देने से पहले, मैं जानता हूँ कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? इसने पूछा। मैं जानना चाहूँगा कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? इसने पूछा। 6। इस लड़के ने कहा। सलार ने सर हिला दिया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि 26978 में 952 को जमा करें तो इसमें से 29999 को तफ़रीक करें, फिर इसमें 922995 को जमा करें तो इससे श्रीलंकन का लड़का ठहर कर एक कागज़ पर लिखता हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ ज़रब दें, फिर इसे 2 के साथ तकसीम करें, जवाब में 492359 को जमा करा दें तो क्या जवाब आएगा? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका और सलार ने 81142473 बर्क रफ्तारी के साथ सलार ने जवाब दे दिया। लड़के ने कागज़ पर एक नज़र दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी में सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैज़ान सिकंदर, जो कि इस वक्त अपना आप को एक्टर से ज़्यादा नहीं लगा, पूरा हॉल इस लड़की के साथ तालियां बजाने में मसरूफ़ था। फैज़ान अकबर को उस पूरा प्रोग्राम में उसका मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे के बाद जब वो सलार सिकंदर से पहले स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल ने इस लड़के से इसे ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ। इमामा हाशिम, आप लाहौर कब जाएंगे? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर इसने साथ को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आस्ता किए इसके गिर चक्कर लगा रहा था। कल। क्यों? तुम कुछ पूछ रहे हो? हिमामा ने अपनी फ़ाइल बंद करते हुए कहा। जी, जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, वो बोला था। क्यों? हिमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लेकर आती हैं। इसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती? हिमामा अंदाज़ा नहीं कर सकी ये तजवीज़ थी या सवाल। मैं कैसे लेके जा सकती हूँ? मैं तो ख़ुद हॉस्टल में रहती हूँ, तुम कैसे रहोगे वहाँ? हिमामा ने कहा। साथ साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा, फिर इसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूँगी, हिमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा क्या करोगे कि मुझसे फ़ोन पे बात कर लिया करो? मैं फ़ोन किया करूँगी तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक है। साथ को ये तस्वीर पसंद आई और साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। इमामा बेदहानी के आलम में इसे देखने लगी। उसका भाई नहीं था,
10 साल साथ 5 साल पहले इनके घर आया था। कहाँ से आया था इसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि इसे इसके बारे में इस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था, मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साद अब 10 साल का था और घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। इमामा से वो सबसे ज़्यादा मानूस था। मामा को इस पर अक्सर तरस आता। तरस की वजह इसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह इसका मुस्तकबिल था। इसके 2 चचाओं और एक ताया के घर भी इसी वक्त इस तरह की गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो उनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते हुए साथ नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। इसे देखते हुए इसी तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर इसके पास कोई हल नहीं था। वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो चारों इस वक्त लाहौर में रेड एरिया में मौजूद थे। इनकी उम्र 18-19 के लगभग थी और अपने होलियों से वो चारों अपर क्लास के लगने लगे थे, मगर वहाँ पर ना इनकी उम्र की कोई नुमाया कर देने वाली चीज़ थी और ना ही इनके अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली इम्तियाज़ी खसूसियत, क्योंकि वहाँ पर इनसे भी कम उम्र के लड़के आते थे। अपर क्लास इलाके के मुस्तकिल कस्टमर्स भी थे। चारों लड़के रेड लाइट एरिया की टूटी हुई गलियों से गुजर रहे थे और 3 लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिर्फ चौथा तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो वहाँ पहली बार आया और इन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली इस गुफ्तगू से ये ज़ाहिर हो गया कि वो बाकी वहाँ पहली बार आया था। गली के दोनों अतराफ में खुले दरवाज़ों में बनाव संगार के नीम मुर्या कपड़ों में मलबूस हर उम्र हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफ़ेद, सांवली, गंदमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल सूरत वाले। गली में से हर शक्ल और उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहाँ से गुजरते हुए हर चीज़ गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते इस लड़के ने अचानक अपने दाएं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा। कितनी बार? ये तो पता नहीं, बट अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ। अक्सर आता हूँ यहाँ, इस लड़के ने कदरे फ़ख्री अंदाज में कहा था। इन औरतों में मुझे तो कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही। नथिंग स्पेशल अबाउट दैम, इसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम से कम इन्वायरमेंट तो अच्छा हो। इट्स सच अ डर्टी फ्लशी प्लेस। खासी गंदी जगह है, गंदे इंसानों की तरह। इसने गली में मौजूद गड़े और कूड़े क्रिकेट के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा था। फिर गर्लफ्रेंड के होते हुए यहाँ आने की क्या ज़रूरत? इसने इस बार अपनी बहुएं उचकाते हुए कहा था। इस जगह का एक अपना ही चार्म है। गर्लफ्रेंड और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। गर्लफ्रेंड इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर में तुम देखोगे। ऐसा लड़का हंसा और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो तो बस। दूसरे लड़के की बात को पहले लड़के ने काटा। इसका डांस तो तुमने पहले भी मुझे दिखा चुके हो। अरे वो तो कुछ भी नहीं था, भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज से पूछा। ये तो तुम आज खुद इससे पूछ लेना, कुछ इसके लिए भी सवाल बचा के रखो। दूसरे लड़के की बात पर बाकी दोनों लड़के हंसे, मगर तीसरा लड़का इसी तरह चुपती हुई नज़रों से इन्हें देखता रहा। इनका सफ़र पड़ा आखिर इस गली के एक आखिर में एक इमारत के सामने ख़त्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोतिये के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। और दूसरे लड़के ने इस लड़के की कलाई में लपेट दिया। वहाँ मौजूद आने पर एतराज़ कर रहा था। फिर इन लोगों ने वहाँ से पान ख़रीदे। तंबाकू वाला पान दूसरे लड़के ने इस लड़के को भी दिया जो शायद ज़िंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों इस इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने अपनी एक बार फिर तनकीदी निगाहों से चारों तरफ देखा और फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ़ सुथरी और ख़ासी हद तक का रास्ता थी। गाँव तकिए चांदनियाँ बिछी हुई थी और बारीक पर्दे लहरा रहे थे।
कुछ लोग पहले ही से वहाँ पर मौजूद थे। रक़्स अभी शुरू नहीं हुआ था, एक औरत लपकती हुई इनकी तरफ आई। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मस्नूई मुस्कुराहट बिछी हुई थी। इसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से इस औरत को देखा। उधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोती और गुलाब के गजरे लटकाए शिफॉन की एक चिंगारती हुई साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज उसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म छुपाने के लिए पहना गया भी नहीं था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहाँ इन्हें बिठाया। पहले लड़के ने वहाँ बैठते ही मुंह में मौजूद पान इस गुलतान में थूक दिया जो उनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान में मुंह में होते हुए इससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी इसके लिए कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था, लेकिन तीनों लड़के वहाँ बैठे मध्यम आवाज़ में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का इस हॉल के चारों तरफ मौजूद गाँव तकिए से टेक लगाए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ सामने शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियाँ रखे हुए थे। इनमें से अक्सरियत सफ़ेद लट्ठी के कल्फ लगे कपड़ों में मलबूस थी। इसने ईद के इज्तिमात के अलावा आज पहली बार किसी और जगह सफ़ेद लिबास पहनने वालों का इतना बड़ा इज्तिमा देखा था। खुद वह अपने साथियों की तरह स्याह जीन्स और इसी रंग की आधे बाजुओं वाली शर्ट में मलबूस था। इनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहाँ इन्हीं की तरह जीन्स और टी शर्ट्स में मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक और औरत इसी तरह चीखते चिंगारते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहाँ आकर हॉल के दरमियान बैठकर एक गज़ल सुनाने लगी थी। इसके साथ कुछ साज भी थे और वो गज़लें सुनाते और अपने ऊपर उछाले जाने वाले कुछ नोट उठाकर खासी खुशी और मुतमिन वापस चली जाती। इसके जाने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हॉल में दाखिल हुई। हॉल में मौजूद हर मर्द की नज़र इसे जैसे चेक कर रही थी। इसने हॉल में बारी बारी चारों तरफ घूमकर हर एक को सर के इशारे से खुशामदीद कहा था। साज़ों को इस बार किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। गेस्ट प्लेयर पर पहली बारी चंद हिजान अंगेज गाने लगाए गए थे, जिन पर इस औरत ने अपना रक्स पेश करना शुरू किया था। कुछ देर पहले की खामोशी यकदम ख़त्म हो गई और चारों तरफ मौजूद मर्द इस औरत को दादो तहसीन पेश करने के साथ साथ शराब नोशी में मसरूफ़ थे। इनमें से कुछ जो ज़्यादा से ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे थे वो उठकर इस एक्ट्रेस के पास जाकर डांस में मसरूफ़ हो जाते, और हाल में मौजूद वो शख्स वाहिद जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था, वो वही लड़का था। मगर इसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो एक्ट्रेस के रक़्स से ख़ासा महसूस हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब एक्ट्रेस ने अपना रक़्स ख़त्म किया तो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा मर्द इतने गफ़ील हो चुके थे कि वहाँ घर जाना इनके लिए ज़्यादा मसला इसलिए नहीं था क्योंकि इनमें से कोई भी घर जाने का इरादा ही नहीं रखता था। वो सब वहाँ रात गुजारने आए थे। इन चारों ने भी रात वहाँ ही गुजारनी थी। अगले दिन वहाँ से वापसी पर गाड़ी, और दूसरे लड़के ने जमाई लेते हुए पहले लड़के से पूछा जो इस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ़ था, कैसा रहा तजुर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं, तुम भी बस। इसने खासी नाराज़गी के आलम में अधूरी बात छोड़ दी और कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह है, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं थी। मेरी गर्लफ्रेंड इस लड़की से बेहतर है जिसके साथ तुमने रात गुजारी है, इस लड़के ने 2 टोक अंदाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर हाशिम मुबीन की पूरी फैमिली मौजूद थी। खाना खाते हुए सब आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मौज़ूए गुफ्तगू इस वक्त इमामा थी जो कि इस वीकेंड पर इस्लामाबाद में मौजूद थी। बाबा, आपने ये बात नोट की है कि इमामा दिन ब दिन संजीदा और संजीदा तरीन होती जा रही है? वसीम ने कदे छेड़ने वाले अंदाज में मामा की तरफ देखा। हाँ, ये तो मैं भी पिछले कई माह से नोट कर रहा हूँ। हाशिम मुबीन ने वसीम की बात पर बेटी के चेहरे पर गौर से देखते हुए कहा। इमामा ने चावलों का चमचा मुंह में रखते हुए वसीम को घूरा। क्यों इमामा, कोई मसला है? बाबा, ये बड़ी फजूल बातें करता है और आप भी ख्वामखा की बातों में आ रहे हैं। मैं अपनी स्टडीज़ की वजह से मसरूफ़ और संजीदा हूँ।
अब हर कोई वसीम की तरह निकम्मा तो नहीं होता ना। इसने अपने साथ बैठे वसीम के कंधे पर कुछ नाराज़गी से हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, बाबा आप ज़रा अंदाज़ा करें कि मेडिकल के शुरू के सालों में इसका ये हाल है, तो जब ये डॉक्टर बन जाएगी तब इसका क्या हाल होगा। वसीम ने मामा की संजीदगी परवाह ना करते हुए इसका मजाक उड़ाया था। सालों गुजर जाएंगे, मिसे मामा हाशिम को मुस्कुराते हुए। डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इन दोनों के दरमियान ये नोक झोंक हमेशा ही रहती थी। बहुत ही कम वक्त ऐसा होता था कि इनके दरमियान नोक झोंक ना हुई हो। दोनों इकट्ठे भी रहते थे और झगड़ते भी थे। मुस्तकिल बुनियाद पर होते रहने वाले इन झगड़ों के बावजूद मामा की सबसे ज़्यादा दोस्ती भी वसीम के साथ ही थी। इसकी वजह शायद इनके ऊपर तले की पैदाइश भी थी। आप तसव्वुर करें कि इस बार मामा ने अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी और इसके कंधे पर पूरी ताकत से मुक्का मारा था। वसीम भी कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ इसका। हमारे घर में एक डॉक्टर के हाथ में शिवा के सिवा और हो भी क्या सकता है। आप मुजाहिरा देख रहे हैं कि इससे आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आजकल के डॉक्टर्स मरीज़ों के साथ क्या सलूक करते होंगे। मुल्क में बढ़ती हुई शरह वारदात की एक वजह। बाबा इसको मना करें। वाला आखिर वसीम हथियार डालते हुए हाशिम मुबीन से कहा, वसीम। हाशिम मुबीन ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए वसीम को झिड़का और बड़ी सादतमंदी से फ़ौरन खामोश हो गया। इसने पूरे लिफाफे को ग्राइंडर में खाली कर दिया और फिर इसे बंद करके चला दिया। खान साहब मैं इसी वक्त अंदर आया। छोटे साहब लाएं, मैं आपकी मदद करूं। इसकी तरफ बढ़ा मगर इसने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। नहीं, मैं ख़ुद ले लेता हूं, तुम मुझे दूध का एक गिलास दे दो। इसने ग्राइंडर ऑफ करते हुए कहा। खान साहब मैं एक गिलास में दूध लेकर इसके पास आया। दूध के आधे गिलास में इसने ग्राइंडर में मौजूद तमाम पाउडर डाल दिया और एक चमचा अच्छी तरह हिलाने लगा। फिर एक ही सांस में दूध पी लिया। खाने में आज क्या पकाया है तुमने? खान सामा से पूछा था। खान सामा कुछ डिशेस गिनवानी शुरू कर दी और इसके चेहरे पर कुछ नागवारी उभरी। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, इसने सख्ती से कहा और किचन से निकल गया। पैरों में पहनी हुई बाटा की चप्पल को फर्श पर तकरीबन घसीट रहा था और इसकी शेव फड़ी हुई थी और आंखें सुर्ख थी। शर्ट के चंद एक के सिवा सारे ही बटन खुले हुए थे। अपने कमरे में जाकर दरवाजे को लॉक कर लिया। वहाँ पर मौजूद इसकी जवाज़ की साइज़ की म्यूज़िक सिस्टम की तरफ गया और कमरे में बोलचन विच अ मैन लव्स द वुमन बुलंद आवाज़ में बजने लगा। वो रिमोट को लेकर अपने बेड पर आ गया और औंधे मुँह बेतरतीबी के आलम में लेट गया। इसका रिमोट वहाँ बाएं हाथ में बेड से नीचे लटक रहा था और मुसलसल हिल रहा था। इसके दोनों हाथ और पाँव भी म्यूज़िक के साथ गर्दिश में थे। कमरे में मौजूद बेड में और इसके अपने हुलिये में के अलावा हर चीज़ अपनी जगह पर थी। कहीं पर भी कुछ बेतरतीब नहीं था। कहीं पर गर्द का एक ज़र्रा तक नज़र नहीं आ रहा था। म्यूज़िक सिस्टम के पास मौजूद दीवारी शेल्फ में तमाम ऑडियोज़ और वीडियो कैसेट्स बड़े अच्छे तरीके से लगी थी। एक दीवार में मौजूद रैक्स पर किताबों की बड़ी सी तादाद मौजूद थी। कोने में पड़ी हुई कंप्यूटर टेबल से आया था कि उसे इस्तेमाल करने वाला बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। कमरे की मुख्तलिफ दीवारों पर हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और वहाँ के बैंड्स के पोस्टर लगे हुए थे। बाथरूम के दरवाजे पर कमरे की खिड़कियों के शीशों के प्ले बॉयज़ मैगज़ीन की कॉफ़ी की हुई काफ़ी कुछ मॉडल्स की न्यूड तस्वीरों से सजाया गया था और कमरे में पहली बार दाखिल होने वाला दरवाज़ा खुलते ही बहुत बुरी तरह चौंकता था, क्योंकि बिल्कुल सामने खिड़कियों के शीशों पर मौजूद वो तस्वीरें चंद लम्हों के लिए देखने वालों को तस्वीरें नहीं बल्कि असल लड़कियां नज़र आती थी। इन तस्वीरों को वहाँ देखते हुए बेतरतीब सा ख्याल रखा गया था। म्यूज़िक सिस्टम जिस दीवार के साथ मौजूद था, इस दीवार के कोने में दीवार पर एक इलेक्ट्रिक गिटार लटकाया गया था और इसी कोने में एक कीबोर्ड भी स्टैंड रखा हुआ था। दीवार पर किनारे से कुछ फासले पर कुछ फ़ोटोज़, फ्लूट, वूफ लटकाए गए थे और इस कमरे में के मकीन को यकीनन म्यूज़िक से गहरी दिलचस्पी थी। बेड के सामने वाली दीवार में मौजूद कैबिनेट में टीवी मौजूद था और इसी कैबिनेट के मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ ट्रॉफीज़ और शीट्स पड़ी हुई थी।
कमरे का चौथा कोना भी खाली नहीं था और दीवार में मौजूद मुख्तलिफ रैकेट्स लटके हुए थे और इनमें से हर एक के साथ टेनिस भी था और स्क्वैश के, और इन रैकेट्स के दीवार पर लटकाने से बहुत नीचे पोस्टर्स लगाए हुए थे और फिर रैकेट्स इस तरह लटकाए थे कि यूँ लगता था कि रैकेट्स इन खिलाड़ियों ने पकड़े हुए हों, और टेनिस के रैकेट्स के नीचे गहरा ब्लू स्पैनवी पोस्टर था जिसके स्क्वैश के एक रैकेट के नीचे जहांगीर खान का पोस्टर था, जबकि दूसरे रैकेट के नीचे विडनी मार्चन का। कमरे में वाहिद जगह थी जहाँ बेतरतीबी थी और वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्की बेड शीट बुरी तरह सिल्वर ज़्यादा थी और इस पर इधर उधर चंद पोज पोर्नोग्राफी के गैर मिल्की मैगज़ीन पड़े हुए थे जिनमें प्ले बॉय नुमा था, और बेड पर एक पेपर कटर और कागज़ की कुछ छोटी छोटी कतरनें भी पड़ी हुई थी। यकीनन कुछ देर पहले वो इन मैगज़ीन से तस्वीरें काट रहा था। च्युइंगम की कुछ रैपर्स भी इतने तुड़े मुड़े से पड़े हुए थे कि डबल 10 बिल का एक पैकेट और लाइट्स भी इस एस्ट्रे में ही बेड पर मौजूद था। जबकि सिल्की बेडशीट चमकदार बेडशीट की पर कई जगह ऐसे निशान थे जैसे वहाँ पर सिगरेट की राख पी गई थी। काफ़ी का एक खाली मग भी पड़ा हुआ था और इसके पास वहाँ एक टाई और रिस्ट वॉच भी थी। इन सब चीज़ों से कुछ फासले पर सरहाने में एक मोबाइल पड़ा जिस पर यकदम कोई कॉल आने लगी और बेड पर औंधा मुँह लेटते हुए वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल की बीप पर इसने सर उठाए बगैर वहाँ अपना दायां हाथ इधर उधर फेरते हुए जैसे मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर मोबाइल इसके हाथ की रसाई से बहुत दूर था। इस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर इसी तरह इधर उधर हाथ फेरने के बाद इसका हाथ साकित हो गया था। शायद अब वो वाकई सो चुका था क्योंकि इसके थिरकते पैर रुक चुके थे। मोबाइल पर अब भी कोई कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकले हुए इसने बाईं तरफ पकड़ा रिमोट, यकदम इसकी गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट में गिर पड़ा। माइकल बोल्टन की आवाज़ अभी भी कमरे में गूंज रही थी, व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन। फिर यकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक की और दस्तक की आवाज़ बढ़ती गई और मोबाइल का कॉल ख़त्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए और बेड पर औंधे मुंह बेहिस्सों हरकत पड़ा था। डोंट टेल मी इमामा, क्या तुम बाकी इंगेज्ड हो? ज़ैनब को जवेरिया की इंकिशाफ पर जैसे करंट लगा। इमामा ने मलामती नज़रों से जवेरिया को देखा जो पहले ही माजत ख्वाह अंदाज में इसे देख रही थी। इसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम बाकी इंगेज्ड हो? ज़ैनब ने इस बार इसे कुछ झड़कते हुए कहा, हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज़ वाक़या तो नहीं कि तुम इस तरह रिएक्ट करो। इमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हत्तुल मुकद्दर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें बताना तो चाहिए, आखिर राज में रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बार राबिया ने कहा, राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती, और तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अभी भी हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं। मामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मतलब मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी मामा बताना तो चाहिए तुम्हें। ज़ैनब का इतराज़ अपनी जगह कायम था। मामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को कहा, अब करूँगी तो और किसी को बताऊँ या बताऊँ? तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। वेरी फ़नी। ज़ैनब ने से घूरते हुए कहा, और कुछ नहीं तो तुम हमें को तस्वीर वगैरह हिला कर दिखाओ मसूफ़ की। है कौन वो? नाम क्या है इसका? क्या करता है? राबिया ने हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कज़न है, असद नाम है। इमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है इसने और बिज़नेस करता है। शक्ल सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा और इमामा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना। लंबा है, डार्क है, हैंडसम है। इस बार इमामा ने मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से यह मंगनी की है। वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। जवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं अंदाज़ा कर लेना चाहिए, आखिर वो इमामा का फर्स्ट कज़न है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम यह है कि तुम हमें इसकी तस्वीर ला के दिखाओ। नहीं, इससे पहले ज़रूरी काम यह है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने लेकर चलो, राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। फ़िलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा एकदम उठ खड़ी होगी हो तो वो भी उठ खड़ी हुई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं कभी इस मौजू पर बात नहीं की। जवेरिया ने माज़त ख्वाह अंदाज में कहा कि इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। इसकी नज़रों पर तंबीहा की थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मरी मर्जी से होती। ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ में कहा। इमामा ने इस बार किसी ख़ास रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा बादी के
52.5% में से शामिल है, जो सिर्फ 150 लेवल से ज़्यादा आईक्यू लेवल रखते हैं। इस आईक्यू लेवल के साथ वो कुछ भी कर रहा है वो गैर मामूली सही मगर गैर मुतवक्का नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सलार को जाते हुए भी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था जबकि सिकंदर उस्मान और इसकी बीवी को वहाँ बुलवाया गया। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने सलार सिकंदर के मुख्तलिफ आईक्यू टेस्ट के बारे में बताया जिसमें इसकी परफॉर्मेंस के टीचर और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 आईक्यू लेवल वाला वाहिद और पहला बच्चा था और चंद ही दिनों में वो सभी की तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सिकंदर उस्मान की बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सलार के केस को स्टडी कर रहा था। दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफेशनल नहीं जाती थी। अपने करियर में पहली बार इस आईक्यू लेवल के बच्चे का सामना कर रहा हूँ। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सलार उस वक्त 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर उस बच्चे में एक आम सी बच्चे की निस्बत सिर्फ साफ लहजे में बात करता। बातों की नौयत ऐसी होती थी कि उनकी बीवी और वो दोनों अक्सर हैरान होते। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करते हुए फ़ोन कर रहे थे तो सलार इनके पास खड़ा हुआ। इसी वक्त टीवी और लाउंज में बैठे थे। फ़ोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के फ़ौरन बाद उन्होंने सलार को फ़ोन रिसीव करते हुए उठाया और हेलो अंकल, मैं सलार हूँ, वो कह रहा था कि उन्होंने चौंक कर देखा। इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाई कि इससे बातों में मसरूफ़ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से इसे देखा। पहले इनके जहन में आया कि ये झूठ मूठ फ़ोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। उन्होंने फ़ोन नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो इसके अगले जुमले पर चौंका। सलार किससे बातें कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सलार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर इससे लिया और कहा कि अंकल शाहनवाज हैं। इनका ख्याल था इसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा, फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। इसने आँख कान से रिसीवर लगाया तो सिर्फ इनके भाई ही थे। ये सारा नंबर डायल किया और उन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा, सलार कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है। इसके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा, मेरा ख्याल है कि आपने कोई नंबर डायल कर दिया है, इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा, हाथ मार दिया होगा इसने सेट पर। इसने फ़ौरन फ़ोन बंद किया और रिसीवर नीचे रखा। सलार जो खुशी के साथ खामोशी के साथ इनकी गुफ्तगू सुनने मसरूफ़ था, रिसीवर के नीचे रखते ही इसने एक बार फिर रिसीवर उठाया। इस बार सिकंदर उस्मान इसे देखने लगे। वो बिल्कुल किसी मैच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था, बड़ी रवानी के साथ। और एक लम्हे के ये दम खुद रह गए। वो सलार 2 साल के बच्चे से इतनी तवक्का नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। सलार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी से झटकते हुए संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब, क्या नंबर है? इसने रवानी के साथ नंबर दोहराया। इसका चेहरा देखने लगे। इन्हें अंदाज़ा नहीं था वो गिनती के अंदाज से वाकिफ़ होगा। वो फिर नंबर, तुम्हें नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे? अभी आपने मिलाया था ना? सलार ने इनको देखते हुए कहा। तुम्हें कितनी गिनती आती है? कहाँ तक और कितनी? सुनाओ। वो मशीन की तरह शुरू हुआ। एक ही सांस में इसने 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट पर बल पड़ने लगे। अच्छा, ये मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरे बाद तुमसे डायल करना है, इसने रिसीवर लेते हुए कहा। अच्छा। सलार को ये सब एक दिलचस्प खेल लगने लगा। उस्मान ने एक नंबर मिलाया, फिर फ़ोन बंद कर दिया। सलार ने फ़ौरन रिसीवर इनसे पकड़कर इन्हीं की रवानी के साथ दूसरा नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। वो वाकई वही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने एक के बाद दीगर कई नंबर मिलाए और फिर सलार से वही सवाल किया और उसने भी वही मिलाए। इसमें कोई भी गलती के बगैर वो वही नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फ़ोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने इसे गिनती नहीं सिखाई, मैं तो बस कुछ दिन पहले इसे चंद किताबें ला कर दी थी और कल एक बार इसे ऐसे ही इसके सामने 100 तक गिनती पड़ी थी। उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सलार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा। सुनाता गया। उनकी बीवी हक्का बक्का इसे देखती रही। दोनों मियाँ बीवी को अंदाज़ा हो गया था कि इनका बच्चा ज़हनी एतबार से गैर मामूली सलाहियतें रखता है और यह वही वजह थी कि इन्होंने अपने बाकी बच्चों की निस्बत इसे बहुत जल्द स्कूल में दाखिल करवा दिया था। स्कूल में भी वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से बहुत जल्द दूसरों की नज़रों में आता गया और इस बच्चे को आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। आम बच्चों की निस्बत इससे बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो ये बच्चा आपके और आपके ख़ानदान के लिए एक सरमाया होगा। सिर्फ ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और उसकी बीवी इस गैर साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़े फ़ख्री अंदाज में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में सलार को ज़्यादा अहमियत देने लगे और वो इनकी सबसे चहेती औलाद था। उन्होंने इससे कामयाबियों पर फ़ख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और दूसरे टर्म के बाद तीसरी में और इसी तरह चल।
इन्हें कुछ तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे कि सलार 8-10 साल की उम्र में जूनियर और सीनियर कैम्ब्रिज कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो दूसरी क्लास में जा रहा था तो यही होता था। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को एक पूरे साल एक क्लास में ही अगली क्लास में प्रमोट करें। मैं नहीं चाहता वो इतनी जल्दी इतने अब नॉर्मल तरीके से अपना करियर यकदम ख़त्म कर ले।